हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे सी टेट का प्रीवियस पेपर जो हुआ था 7 जुलाई 2019 को। और इस पेपर के हमने 2 पार्ट पहले कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सी टेट के प्रीवियस पेपर की प्ले लिस्ट का लिंक डला हुआ है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। मैंने सी टेट के बहुत सारे प्रीवियस पेपर कराए हैं 2023 से, और 2015 तक के सारे ही करा दिए हैं। एक एक दो दो प्रैक्टिस सेट सबके सारे ईयर के करा दिए हैं। और अब ये और भी प्रैक्टिस सेट में कराऊंगी, 2023 के भी कराऊंगी और 2024 का भी कराऊंगी, इसके 2019 के बाद में। ठीक है। और ये साइड में जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने पढ़ाई है। एनसीईआरटी को बहुत डिटेल में पढ़ाया है, क्योंकि आपके एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता है। 6th, 7th, 8th क्लास की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता है। तो आप इन तीनों बुक को बहुत अच्छे से कर लीजिए। ठीक है। उसके लिए आप मेरी वीडियोस की हेल्प ले सकते हैं। पहले मैंने किसी चैप्टर को पढ़ाया है, उसके बाद उसके एमसीक्यू कराए हैं। ठीक है। इसलिए हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की और पॉलिटिकल साइंस की दो दो प्ले लिस्ट है, क्योंकि एक प्ले लिस्ट में मैंने थ्योरी की वीडियोस को रखा है और दूसरी प्ले लिस्ट में मैंने एमसीक्यूज की वीडियो को रखा है। और इन सब की लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन कीजिए। यानी कि पृथ्वी की सतह, यानी कि सबसे नीचे वाली सतह से सबसे ऊपर वाली सतह तक हमें इस तरह से क्रम लगाना है। ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए, सब मैं इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर मैं सारे ऑप्शन पढ़ूंगी, तो हम डायरेक्ट आंसर पर आते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। और देखो क्रम क्या है। सबसे पहले है आपका क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल वो वाला मंडल है जिसमें सभी प्रकार की मौसमी क्रियाएं होती हैं। आंधी है, तूफान है, बारिश है, ओलावृष्टि है, ठीक है, स्नोफॉल है, ये सब क्षोभ मंडल में होता है। अगर आपको लग रहा है कि आकाश से आती हैं ये सारी चीजें, तो आकाश से नहीं आती हैं, अंतरिक्ष से नहीं आती हैं, ये केवल और केवल क्षोभ मंडल में होता है। ठीक है। और नेक्स्ट है आपका समताप मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर वाली परत कौन सी है? समताप मंडल। समताप मंडल में, समताप मंडल का जो वातावरण होता है वो एकदम शांत होता है। इसलिए जो समताप मंडल है वो हमारे प्लेन वगैरह उड़ाने के लिए बिल्कुल सही टेम्परेचर होता है, सही मौसम होता है। इसलिए जितने भी आपके प्लेन्स वगैरह उड़ाए जाते हैं, हेलीकॉप्टर या एयर बस भी बोलते हैं उनको, वो जो उड़ाए जाते हैं वो आपके समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। समताप मंडल में ही एक ओजोन की परत पाई जाती है जो हमारे शरीर को पैराबैंगनी किरणों से बचाती है। ठीक है। और ओजोन की जो परत है वो किसमें पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका मध्यमंडल। मध्यमंडल का जो टेम्परेचर होता है वो इतना ज्यादा हाई होता है कि जो अंतरिक्ष से उल्कापिंड आ रहे होते हैं, उल्कापिंड क्या होते हैं? ग्रहों के टूटने फूटने से जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं या चट्टाने होती हैं वो आ रहे होते हैं पृथ्वी की तरफ। तो जो हमारी मध्यमंडल है उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और वो उनको जला के नष्ट कर देता है ताकि वो पृथ्वी तक ना आ पाए। कई बार बहुत ज्यादा बड़े होते हैं तो पृथ्वी तक भी वो आ जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका वाह्य मंडल। वाह्य मंडल, वाह्य मंडल को हम तापमंडल भी बोलते हैं और आयन मंडल भी बोलते हैं। ठीक है। क्योंकि इसमें आयन मंडल, आयन की एक परत पाई जाती है। जो हमारे ये रेडियो है, टीवी है ना, और हमारी जो फोन है, इसके जो नेटवर्क आते हैं वो इसी परत की वजह से आते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो रेडियो जो होते हैं, प्लस और माइनस आवेश जो होता है वो यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका वहीमंडल। वहीमंडल सबसे ऊपर वाली परत होती है और यहीं से आपका हीलियम और हाइड्रोजन, हल्की वाली जो गैस है, वो अंतरिक्ष में तैरती है। ठीक है। एक तरह से आप बोल सकते हैं कि अंतरिक्ष की स्टार्टिंग वायुमंडल से ही होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। ऋतुओं ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती हैं? ऋतु परिवर्तन। ठीक है। क्या आएगा इसमें? ऋतु परिवर्तन निम्नलिखित में से किस कारणों की वजह से होती है? अब देखिए, जो पृथ्वी है वो दो प्रकार से घूमती है। एक तो वो सूर्य का चक्कर लगाती है, उसको बोलते हैं परिभ्रमण। और एक वो अपनी ही अक्ष पर घूमती है, उसको बोलते हैं घूर्णन। ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? घूर्णन बोलते हैं। अब देखिए, ऑप्शन हम देख लेते हैं कि ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा, है ना। पहला है पृथ्वी के अपने अक्ष इर्द गिर्द घूमने के कारण आभा मंडल बनता है। तो देखो, ये वाला ऑप्शन सही नहीं होगा कि जो पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूम रही है उसकी वजह से दिन रात होते हैं। जब पृथ्वी का जो भी हिस्सा सूर्य के सामने होता है वो दिन होता है, और जो हिस्सा सूर्य की छांव में होता है वो हिस्सा रात होता है। ठीक है। तो सूर्य कहीं भी नहीं जाता, सूर्य स्थिर है, पृथ्वी घूम रही है। इसलिए पृथ्वी अगर सूर्य के सामने की तरफ आती है तो दिन होएगा, सूर्य
और पृथ्वी का जो पिछला वाला हिस्सा होगा वो रात होगी। ठीक है, नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर 2, पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो इससे भी कोई मतलब नहीं है कि वो झुकी हुई है, इसलिए ऋतु परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर 3, मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें 23.5 डिग्री दक्षिण पर पड़ती हैं। देखो पड़ती हैं ये चीज सही है, ठीक है, बात सही कही गई है, लेकिन ऋतुओं से इसका कोई मतलब नहीं है। लास्ट है ऑप्शन नंबर 4, पृथ्वी का परिक्रमण, एक मिनट थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, परिक्रमण और एक ही दिशा में, ठीक है, ये क्या है और है ये, और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना। देखो मैंने बताया था आपको पृथ्वी दो प्रकार से घूमती है, एक तो अपने ही अक्ष पर घूमती है और एक सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक है, तो वो अपने अक्ष पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है, प्लस वो घूम रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, झुकी भी हुई है और वो घूम भी रही है, तो उसकी वजह से आपका ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, इसकी चार्जिंग जारी है तो मैं एक मिनट चार्जर लगा लेती हूँ इसका। यस, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि एनसीईआरटी कौन सी एनसीईआरटी से आए हैं ये क्वेश्चन, ताकि आपको पता रहे कि एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता है। देखो 51 वाला जो क्वेश्चन है वो आया है 7th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी से चैप्टर 4 से। नेक्स्ट आपका 52 वाला आया है 6th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 3 से। और 53 वाला जो क्वेश्चन है ये आपका वायु वाले चैप्टर से आया है, और ये चैप्टर नंबर है आपका 7th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 4 से। अब देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53, प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संघटक है, यानी कि सबसे ज्यादा कौन सा संघटन पाया जाता है, एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि कौन सी गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है। पहला है हीलियम, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा है नाइट्रोजन। तो ये सबको ही पता है लगभग जो हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस पाई जाती है वो पाई जाती है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का जो रेशियो होता है वो होता है 78%। कितना होता है, 78%। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54, महासागरीय जलधाराओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला है ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांश से जल की उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांश की ओर चलती हैं। ठीक है, बी है आपका लैम्बिडोर एक गर्म जलधारा है। देखो ये वाला ऑप्शन गलत है, वो गर्म नहीं है, वो ठंडी जलधारा है। ठीक है, और गल्फ स्ट्रीम कैसी है, गर्म जलधारा है। ये आपकी एनसीईआरटी में लिखा है, और ये आया है आपका 7th क्लास की हिस्ट्री ज्योग्राफी एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 5 से आया है। ठीक है, उसमें ये सारी चीजें दे रखी हैं, उसमें लैम्बिडोर और उसका गल्फ स्ट्रीम का भी उदाहरण दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी है, जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। अब देखिए पहले आप इसको समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो हम इसके लिए देखते हैं वर्ल्ड मैप। आइए वर्ल्ड मैप को देखते हैं। देखिए ये रहा आपका वर्ल्ड मैप। अब इसमें हम समझेंगे किस तरह से जो जलधाराएं वो चलती हैं। देखो ये हो गया आपका दक्षिणी ध्रुव, और ये इधर वाला हो गया आपका उत्तरी ध्रुव। ठीक है, तो आपको पता है कि ये जो दोनों ध्रुव हैं इन पर ये बर्फ से ढके हुए हैं। ठीक है, इन पर क्या है, ये जो दोनों ध्रुव हैं ये कैसे हैं, ठंडे हैं। ठीक है, तो जो जलधाराएं वो कैसे चलती हैं, यानी कि जो समुद्र का पानी की गति है वो किस तरह की है। अब देखिए यहाँ पर सारी में बर्फ है। ठीक है, अब अगर बर्फ वाला पानी ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, कहाँ आ रहा है, ये भूमध्य रेखा की तरफ, इक्वेटर की तरफ आ रही है ये जलधारा, तो ये कैसी है, ये ठंडी है, और यहाँ इक्वेटर की तरफ आते आते ये कैसी हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। तो जलधाराएं कैसी चलती हैं, ध्रुव से और भूमध्य रेखा की तरफ। ठीक है, जो 0 डिग्री अक्षांश है उसकी तरफ चलती है। तो ये धाराएं कैसी होंगी, ये धाराएं होंगी ठंडी। ठीक है, ये कैसी धाराएं होंगी, ये ठंडी धाराएं होंगी, क्योंकि ये नीचे से ऊपर की तरफ चल रही है। ठीक है, और हमारी ध्रुव कैसे हैं, ठंडे, बिल्कुल सेम डिट्टो ऐसे ही ऊपर से नीचे की तरफ चल रही है। देखो उत्तरी ध्रुव से भी कई सारी चल रही है, इस तरह से आएंगी ये। देखो यहाँ जो जलधारा चलती है ये होती है लैम्बिडोर। ठीक है, लैम्बिडोर कैसी है, उत्तरी ध्रुव से इक्वेटर की तरफ चल रही है। इक्वेटर आपका ये है, तो यहाँ से ये चल रही है, तो ये कैसी है, ठंडी जलधारा है ना। इसी तरह से ये यहाँ पर जापान है इधर की तरफ, तो
इधर भी जो जलधाराएं चल रही हैं, आयोश्रो है, क्योलोश्रो है, इस तरह की जो जलधाराएं जो भी चल रही हैं वो कैसी हैं, ठंडी जलधाराएं हैं, है ना, क्योंकि ये कहाँ से आ रही हैं, ये ऊपर से आ रही हैं। इस तरह से यहाँ पे भी बहुत सारी जलधाराएं जो चल रही हैं, उन जिनकी दिशा ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ है, वो कैसी हैं, ठंडी जलधाराएं। ठीक है, अब आपको लॉजिक पता चल गया, क्योंकि हमारी जो दोनों ध्रुव है उन पर क्या है, बर्फ जमी हुई है। अब देखिए एक दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि कुछ जलधाराएं कैसी चलती हैं, वो जो चलती हैं भूमध्य रेखा से और ध्रुवों की तरफ, तो वो कैसी होंगी। अब देखो हमारे इक्वेटर पे पूरे वर्ष भर गर्मी रहती है, क्योंकि सूर्य की किरणें जो है वो सीधी पड़ती हैं इक्वेटर पर। देखिए हम दूसरा कलर लेके बताएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब हम ले लेते हैं ब्लैक कलर। ठीक है, अब जो ब्लैक कलर वाली जलधाराएं होंगी वो ठंडी जलधाराएं होंगी। ठीक है, अब देखिए जो लाल वाली है वो ठंडी जलधाराएं, सॉरी, और जो ब्लैक कलर वाली है वो गर्म जलधाराएं होंगी। ब्लैक कलर वाली कौन सी होंगी, गर्म जलधाराएं। अब देखिए हमारे सूर्य की किरणें हमारी इक्वेटर पर बिल्कुल सीधी पड़ती हैं पूरी साल, तो इसका मतलब यहाँ के आसपास गर्मी रहती होगी। इसलिए देखो हमारा जो भारत है, ये हमारा भारत है ना, इस हमारा जो भारत है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है, क्योंकि ये कहाँ आ रहा है, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के बीच में आ रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या है, गर्मी पड़ती है। अब देखिए ये जो जलधाराएं ऐसे चलेंगी वो कौन सी होंगी, गर्म जलधाराएं होंगी। ठीक है, भूमध्य रेखा के आसपास जो आपका सागर है, जो आपका समुद्र है, वो गर्म हो गया। अब समुद्र गर्म पानी चलेगा तो इस तरह से चलेंगे। ठीक है, इस तरह से। अब देखो जो गल्फ स्ट्रीम है वो ये वाली जलधारा है। ठीक है, यहां से चल रही है भूमध्य रेखा से और आपके ध्रुवों की तरफ। और जब ये दोनों जलधाराएं यहाँ मिलती हैं, ठीक है, अमेरिका के आसपास मिलती हैं, यूएसए के आसपास, जहां जिस कोने में ये मिल रही है वहां पर क्या होता है, कोहरे का मौसम होता है। आपने देखा होगा जब ठंडा और गर्म पानी मिलेगा, ठीक है, तो एकदम से क्या होता है, भाप उठती है। आपने सर्दियों में देखा होगा जब आप बाल्टी में गर्म पानी रखते हैं और फिर आप ठंडा पानी उसमें मिक्स करते हैं ना, पहले पानी आपने उबाल लिया या पतीले में, फिर उसको पलटेंगे और नहाने के लिए जब आप ठंडा पानी मिलाएंगे तो एकदम से बहुत स्पीड में भाप उठेगी। ठीक है, एकदम कोहरा टाइप का हो जाएगा। तो बिल्कुल वैसा ही मौसम यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, एक यहाँ पर होता है, एक जापान में हो जाता है। ठीक है, कई सारी जगह हैं जहां पर ठंडी और गर्म जलधारा दोनों मिलती हैं, वहां पर कोहरे टाइप का मौसम हो जाता है। और वो जो टेम्परेचर होता है, वो जो एटमोस्फेयर वहां पर बन रहा होता है, वहां पर बहुत ज्यादा मछलियां उत्पादन होता है, क्योंकि मछलियों के लिए, मछलियों को कैसा मौसम चाहिए, आर्द्र वाला मौसम चाहिए, जिस एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा नमी हो। ठीक है, नमी हो और ना बहुत ज्यादा ठंड हो और ना बहुत ज्यादा गर्मी हो। ठीक है, तो उनको पानी का जो टेम्परेचर चाहिए वो कहाँ मिलता है, जहां गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं। अब आपके ये जो दोनों ऑप्शन है, ये दोनों ही सही हो जाएंगे। ए और सी सही है और बी क्यों गलत है वो मैंने आपको समझा दिया है। आई होप कि आपको मैप में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। हिमनद के निक्षेपण को क्या कहा जाता है। देखो हिमनद क्या होती है, जब ग्लेशियर होते हैं उन पर जो बर्फ होती है वो नीचे की तरफ खिसकने लगती है। ठीक है, मान लो ये बड़े बड़े पहाड़ हैं और यहाँ से ये जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर यानी कि बर्फ, पूरे बर्फ के पहाड़। ठीक है, अब इन पहाड़ों से बर्फ खिसलती खिसलती इधर आ रही है। ठीक है, बर्फ खिसल रही है इधर। ठीक है, इसी तरह से यहाँ से भी एक नदी बन रही है, हिमनद यानी कि बर्फ की नदी। ठीक है, यहाँ से भी आ रही है। अब ये एक स्थान ऐसा आएगा कि ये भी मिलेगी और ये दोनों ही मिल जाएंगी। ठीक है, अब ये यहाँ पर ये दोनों ही मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगी, ये दोनों ही अपनी अपनी जो बर्फ है यहाँ पर जमा कर देंगी। तो एक तरह से क्या बन जाएगा, ये यहाँ पर हिमनद का निक्षेपण हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बहुत सारी बर्फ का निक्षेपण हो जाएगा, क्योंकि इस वाली नदी से भी आ गया हिमनद से और इस वाली हिमनद से भी आ गया। ठीक है, जो नदियों की प्रक्रिया है ना, इसके बाद की प्रक्रिया है। ठीक है, अब ये निक्षेपण हो गया, ये धीरे धीरे और नीचे खिसलेगा और पिघलेगा, उसके बाद में छोटी छोटी नदियां बनेंगी और उसके जब छोटी छोटी नदियां मिलती हैं तो बड़ी नदी बन जाती है, जैसे गंगा है, यमुना है, नर्मदा है, सरस्वती है। सरस्वती अभी नहीं दिखती है, विलुप्त हो गई है, पर पहले थी। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। पहला है तटबंध, तटबंध नहीं है इसका आंसर, बी है। दूसरा है समुद्री गुफा, तीसरा है हिममोड़ और चौथा है लोयस। देखो लोयस जो बनते हैं वो किस में बनते हैं, रेगिस्तान में बनते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। कथन ए और बी निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषता का वर्णन करते हैं। ये दो कथन दे रखे हैं और आपको बताना है कि कौन सी वनस्पति की विशेषता है। ए है, यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश 50 डिग्री से 70 डिग्री में पाई जाती है। ठीक है, कौन से डिग्री में, 50 डिग्री से 70 डिग्री में पाए जाते हैं। बी है, इसे टेंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो वनस्पति है ये हो जाएंगे आपके शंकुधारी वन। ठीक है, कौन से हो जाएंगे, शंकुधारी वन। क्योंकि देखिए
0 डिग्री से और 23 डिग्री तक, 23.5 डिग्री तक उत्तर में और दक्षिण में क्या होता है, मैंने आपको बताया इक्वेटर से कर्क रेखा और मकर रेखा तक क्या होता है, आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। उसके बाद में होता है शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है, और उसके बाद होता है उपोष्ण कटिबंध, ठीक है, और उसके बाद होता है शीत कटिबंध। तो ये जो शंकुधारी वन पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं 50 डिग्री से 70 डिग्री तक, ठीक है। और बहुत ज्यादा अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप एनसीईआरटी में पढ़ सकते हैं, मैं बता देती हूँ। ये आया है आपका 7th क्लास की एनसीईआरटी से, ठीक है, ज्योग्राफी से आया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है। देखो, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जो बेसिन है, बेसिन का मतलब होता है कि गंगा की सहायक नदियां प्लस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां। अब गंगा और ब्रह्मपुत्र को मर्ज कर मिला के इसलिए लिखा गया है क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां साथ में मिलकर डेल्टा बनाती हैं, ठीक है, और उस डेल्टा का नाम क्या है, सुंदरबन डेल्टा। और कहाँ है आपका, बांग्लादेश में ये बनता है, कुछ पार्ट हमारे पश्चिम बंगाल में भी आता है इसका, ठीक है। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा। और देखो ये आया है आपका 7th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 6 से। बहुत डिटेल में मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था, आप देख सकते हैं वीडियोस में जाकर, प्लेलिस्ट पर क्लिक करके। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, गंगा और उसकी सहायक नदियां है, सोन है आपकी, यमुना है, गंगा की सहायक नदी है ना, बहुत सारी सहायक नदी है, गंडक है, घाघरा है, कोसी है, बहुत सारी सहायक नदियां। उसी तरह से ब्रह्मपुत्र नदी की भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। तो ये जो सहायक नदियों का जो जाल है, ये सब मिलकर क्या बनता है, बेसिन बनता है, ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन। एक तरह से ये जो जाल है पूरा, जो भूमि है उसके आसपास की, ये क्या बनता है, बेसिन बनता है। अब देखिए कौन सी विशेषता नहीं है वो हमें देखनी है। पहला है, भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन की जाती है। कर्तन दहन की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ प्रॉपर पानी है, प्रॉपर अच्छी जलवायु है, सब कुछ है। कर्तन दहन तो वहां पर करते हैं जहाँ की जमीन उपजाऊ नहीं होती है, कि 2-3 साल खेती करी, वहां की जमीन बंजर होने लगती है, उपज कम होने लगती है तो छोड़ देते हैं उसको। और मेनली जो हमारे भारत में ये कर्तन दहन वाली जो कृषि होती है, ये होती है पूर्वोत्तर भारत में, यानी कि असम, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इनमें होती है, ठीक है। गंगा के मैदान में नहीं होती है। गंगा का मैदान हो गया आपका उत्तराखंड, हो गया उत्तराखंड है, यूपी है, बिहार है, यहाँ से ही तो गई है गंगा नदी, तो यहाँ पे तो नहीं होती है। इस तरह का भी है आपका मैदानी क्षेत्र में ऑक्सबो लेक, चापा झील चिन्हित है, ठीक है। तीसरा है आपका, मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। तो अधिक होता ही है इस घनत्व, क्योंकि अब अच्छी मिट्टी मिल रही है, पानी की सुविधा है, जब नदियां हैं तो पानी की सुविधा भी है, जलवायु भी अच्छी है। तो जहां नदियों का बेसिन होगा वहां पर लोग अधिक रहेंगे, ठीक है, और वहां पर ही जैव विविधता ज्यादा पाई जाएगी, जनसंख्या भी ज्यादा पाई जाएगी, जैव विविधता भी, क्योंकि जब मनुष्य वहां पर रहने के लिए वहां की जलवायु अच्छी है तो जानवरों के लिए भी अच्छी है। और सबसे ज्यादा जो जैव विविधता पाई जाती है वो अमेजन बेसिन में पाई जाती है, जो दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है। चौथा है, डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से आच्छादित है। तो ये बिल्कुल सही है। डेल्टा वन किससे आच्छादित है, मैंग्रोव वन से, ठीक है। मैंग्रोव मैंने जो बताया आपको, सुंदरबन का जो डेल्टा है उसको हम मैंग्रोव भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो इसकी विशेषता नहीं है, तो वो ये पहली वाली विशेषता नहीं है, क्योंकि इस तरह के जो क्षेत्रों में कर्तन दहन वाली खेती नहीं होती है, ठीक है। और चापा झील भी ये बनाती है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी है ये चापा झील भी बनाती है, ठीक है। चापा झील को गोखुर झील भी बोलते हैं, अनूप झील भी बोलते हैं, ठीक है। इस तरह की होती है, जैसे जब नदी बहती है ना, तो कुछ जगहों पर इस तरह से अपने जल को साइड साइड में छोड़ देती है वो, ठीक है, इस तरह की आकृति बनती है, तो इसको गोखुर झील भी बोलते हैं। यानी कि गाय के जो पैरों का निशान होता है उस तरह का के निशान को क्या बोलते हैं, गोखुर झील भी बोलते हैं, चापा झील भी बोलते हैं, अनूप झील भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58, तैराक मृतक सागर में तैर सकते हैं क्योंकि। देखो, तैराक मृतक सागर में क्यों तैर सकते हैं वो हमें देखना है, ठीक है। और देखिए ये जो 58 वाला जो क्वेश्चन है ये आया है 7th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 5 से। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके 7th क्लास की ज्योग्राफी से और हिस्ट्री से, दोनों से पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ज्योग्राफी कर ली तो आपके 10 नंबर तो कहीं भी नहीं गए अच्छे से, लेकिन ज्योग्राफी में से बहुत ज्यादा पूछा जाता है। पहला है, नमक की मात्रा की अधिकता सागर को संघन बनाती है। दूसरा है, पवनें सागर जल की सतह पर तीव्र गति से चलती हैं। तीसरा है, इस सागर में ठंडी धाराओं की अपेक्षा गर्म धाराओं की उत्पत्ति
अधिक है। चौथा है यह सागर निम्न ज्वार भाटों की अपेक्षा उच्च ज्वार भाटों को अधिक अनुभव करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो पहला, कि जो मृतक सागर क्यों है इसका नाम, पहले तो आप ये जानिए, क्योंकि ये इतना खारा है, तो जिसकी वजह से इसमें कोई भी जलीय जीव नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि इतना ज्यादा खारा है, कोई भी इसमें जलीय जीव नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मृतक सागर बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरा नंबर ये सुनिए कि इसमें जो ये नमक की मात्रा है वो कितनी है। देखिए, इसमें 1 लीटर अगर पानी लेंगे इस सागर का, मृत सागर का, अगर आप 1 लीटर पानी लेंगे तो उसमें कम से कम 350 ग्राम नमक मिलेगा आपको। ठीक है, 350 ग्राम क्या मिलेगा आपको, नमक मिलेगा इसमें 1 लीटर पानी में। और लगभग इसका जो पानी है वो 31.5% कैसा है, खारा पानी है। अब देखिए, एक तो सिंपल पानी है, ठीक है, आप उसमें तैयार के देखिए, और एक पानी में आप क्या करेंगे, 1 लीटर पानी में 350 ग्राम आप नमक डाल देंगे तो वो पानी गाढ़ा नहीं हो जाएगा। एक पानी में नमक नहीं है, दूसरे पानी में आपने 1 लीटर पानी में 350 ग्राम नमक डाल दिया, तो दोनों पानी का जो घनत्व है वो अलग अलग होगा ना। अब जो मृत सागर है उसमें नमक इतना ज्यादा है कि उसका पानी इतना गाढ़ा है कि आप आराम से उस सागर में बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं, आप उसमें डूबेंगे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, भूमि उपयोग के बारे में हमें देखना है। देखो, ये आया है आपका 8th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 2 से। ए है भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग किया जाता है। देखो, ऐसा नहीं है, भूमि का उपयोग आप रहने के लिए भी तो कर रहे हो, उद्योग के लिए भी कर रहे हो, जितनी भी चीजें, सारी चीजें भूमि से रिलेटेड है। अगर भूमि नहीं होगी तो आप रहोगे कहाँ। ठीक है, रह भी रहे हो, कृषि भी हो रही है, उद्योग भी हो रहा है, खनन भी हो रहा है, सब कुछ तो होता है, और वन भी है। तो केवल लगाया है, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है आपका बी, भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृतियों के द्वारा निर्धारित होता है। तो जो ये वाला ऑप्शन है, ये वाला सही है कि कौन सी भूमि का क्या उपयोग होगा वो किस पर डिपेंड करता है, उसकी स्थल आकृति पर डिपेंड करता है। देखो, अगर खड़े ढाल वाले पहाड़ वाली भूमि है तो आप वहां पर नहीं रह सकते। ठीक है, प्लेन भूमि है, जैसे आपको यूपी में, बिहार में प्लेन भूमि मिलती है ना रहने के लिए, है ना, मैदान है, गंगा यमुना के जो मैदान है वो प्लेन भूमि है, तो वो कैसी है, अच्छी है लोगों के रहने के लिए। तो स्थल आकृति बहुत मैटर करती है उसको उपयोग के लिए। ठीक है, कौन सी भूमि, कुछ भूमि ऐसी होती है कृषि के लिए अच्छी है, कुछ भूमि उद्योग के लिए अच्छी है, कुछ भूमि रहने के लिए अच्छी है। तो ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह की है, पहाड़ वाली भूमि है कि मैदान वाली भूमि है। ठीक है, गंगा यमुना के या किसी भी नदी के आसपास वाली भूमि है, वो ज्यादा उपजाऊ होगी, वो कृषि के लिए बहुत अच्छी होगी, है ना। अब जैसे छोटा नागपुर वाला जो पठार है वो खनन के लिए बहुत अच्छी है भूमि, रहने अगर आप रहोगे तो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन उसमें इतने सारे हमारे खनिज हैं, उनको निकाल के हम उनका और भी सारा उपयोग कर सकते हैं। तो भूमि का उपयोग डिपेंड करता है उसकी स्थल आकृति पर कि उसकी आकृति कैसी है। ठीक है, किस तरह की आकृति है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि ए गलत है और बी सही है। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 60, रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं। देखो, सबसे पहले आप जानिए कि रक्षक मेखलाएं होती क्या है। देखो, ये हमारा भारत हो गया, ठीक है, ये आपका गुजरात हो गया, ठीक है, और यहां से ये आपका ऊपर में उड़ीसा हो गया। तो यहां से आपका दक्षिण भारत होता है। ठीक है, आपका गुजरात, यहाँ पे आपके समुद्र आ रहा है ना, अरब सागर आ रहा है इधर, फिर आ रहा है महाराष्ट्र, ठीक है, फिर गोवा, और फिर आपका आ गया गोवा के बाद कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक के बाद आ गया आपका केरल, ठीक है, नीचे की तरफ केरल है, फिर इधर क्या है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, है ना, और आपका आ गया उड़ीसा। तो ये जितने भी प्रदेश हैं ये कैसे हैं, तटीय इलाके हैं, यानी कि एक तरफ समुद्र है, दूसरी तरफ स्थल है। तो जब समुद्र से तेज हवाएं आती हैं, या सुनामी आ रही है, या तूफान आ रहे हैं, तो उनसे बचाव के लिए क्या किया जाता है, इन तटों पर लाइन से पेड़ लगा दिए जाते हैं, ताकि जब समुद्र से बहुत तेज गति से हवा आए तो ये पेड़ उनके झटका को झेल सकें। ठीक है, तो जब हवाएं इन पेड़ों पर टक्कर मारेंगी तो जो हवाओं का वेग है वो कम हो जाएगा।
ठीक है, पहले इस टेक्निक का बहुत ज्यादा यूज किया जाता था, आजकल नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से चक्रवात या तूफान जैसी चीजें बहुत ज्यादा हो गई हैं। ठीक है, अगर रक्षा मेखला लगाई जाए यानी कि तटों के किनारे किनारे पौधे लगा दिए जाए एक श्रृंखला में, तो तूफान होगा या बाढ़ होगी, बाढ़ का पानी होगा या आपके चक्रवात होंगे, देखो इस तरह से जब पेड़ लगे होंगे तो जो भी प्रॉब्लम आएगी वो कौन झेल लेगा, वो पेड़ झेल लेंगे। ठीक है, और हमारी जो स्थल है उसको कम नुकसान होगा। अब देखिए हम ऑप्शन देख लेते हैं, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना है, मेरे पढ़ने से पहले ही आप बता दीजिए, क्योंकि मैंने पूरा आपको बता दिया क्या है क्या नहीं है। ऑप्शन है पहला, अवनलिकाओं को बनाने से रोकने और मृदा अपक्षय को बचाने में मदद करता है रक्षा मेखला। दूसरा है पवन की गति की रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो यही हो जाएगा कि पवन की गति की रोकथाम करता है। ठीक है, जिससे मृदा अपरदन ना हो, यानी कि मृदा का एक तरह से संरक्षण करता है। और पेड़ तो वैसे भी मृदा का संरक्षण करते हैं। ठीक है, जब जहां पेड़ होते हैं वहां की जो मृदा होती है वो ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि जो पेड़ होते हैं वो मृदा को जकड़े रहते हैं, ना तो उसको बहने देते हैं, ना टूटने देते हैं, ना उसको उसमें से नमी जाने देते हैं। ठीक है, तो पेड़ इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, क्योंकि वो मिट्टी को भी अच्छा रखते हैं, वातावरण को भी शांत रखते हैं, शांत मतलब नॉर्मल टेम्परेचर बना के रखते हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, जो भी फ्रेंड आपके सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।